है ना, लिखता हूं मैं यहाँ पर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फेट। तो पहले जब फॉस्फेट बनती है तो थोड़ी सी क्या बन जाती है, डाइफॉस्फेट में बन जाती है। मैं लिख दूं यहाँ पर प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फेट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइफॉस्फेट जो कि क्या होता है आपका P2H4 is also formed which is highly flammable जो अपने आप पे फायर कैच कर लेती है, ठीक है ना। और हाईली फ्लेमेबल, सो द रो फॉस्फेट should be purified तो प्योरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, द रो फॉस्फेट containing some diphosphine is bubbled through aqueous KOH solution अच्छा बेस है ना ये, अच्छा बेस है ना, bubbled through aqueous HI solution pH3 being basic dissolves in HI to form PH4I, whereas diphosphine P2H4 escapes away, जबकि P2H4 क्या होता है आपका, एस्केप कर जाता है, ठीक है ना, P2H4 escapes away। फिर बात आती है यहाँ पर, आपका तो ये रिएक्शन ऐसे ही होगी, देखो PH3 प्लस में PH2 है ना, P2H4 और प्लस में HI डाल दिया आपका, तो PH3 तो डिसॉल्व होके बना देता है PH4I और प्लस में P2H4 है ना, ये फ्री होके निकल जाती है आपकी। मैं लिख दूं यहाँ पर सेट फ्री। तो इस तरीके से क्या हो गया, फॉस्फेट आपका प्योरीफाई हो जाता है। देन dissolved phosphine is obtained, then the dissolved phosphine is obtained by adding aqueous KOH to PH4I to regenerate pure phosphine वही हो जाता है आपका PH4I प्लस में KOH डाल दिया, K के साथ I निकलेगा आपका, OH H प्लस को निकालेगा H2O और प्लस में PH3। तो इस तरीके से फॉस्फेट को प्योरीफाई कर लिया जाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हुआ आपका, PH3 is a colorless gas
is a colorless gas with rotten fish smell, with colorless, with rotten fish, with rotten fish smell, and it is highly poisonous. और ये क्या है आपकी, हाईली पॉइजनस भी है, ठीक है ना। और मैं लिख दूं यहाँ पर, इट प्रेसिपिटेट्स द मेटल सोल्ट्स एज देयर फॉस्फाइड्स, इट प्रेसिपिटेट्स metal salts as their phosphides, तो मेटल सोल्ट हमने ले लिया ये मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 प्लस PH3, H के साथ Cl निकलेगा, HCl बना दिया। फास्फोरस की वैलेंसी है 3 और मरकरी की है 2, तो कंपाउंड बनेगा आपका Hg के साथ 3, फास्फोरस के 5, तो मरकरी हो गया 3, तो क्लोरीन हो गया 6, इसको भी डबल कर दिया, ये 6 और ये क्या होता है आपका, सॉलिड बन जाता है। सॉलिड बनने का मतलब ये प्रेसिपिटेट बन जाता है आपका मर्क्यूरस फॉस्फाइड का। ऐसे ही कॉपर सल्फेट प्लस PH3, ये भी ऐसी, कॉपर की वैलेंसी 2 है और फास्फोरस की 3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें दोनों वैलेंसीज को, कॉपर 3 हो गया, तो 3 सल्फेट हो गए आपके, उसके लिए मुझे हाइड्रोजन कितना चाहिए, 6 चाहिए, तो ये हो गया थ्राइस ऑफ H2SO4, इसका भी क्या बन जाता है, PPT, क्यूपरिक फॉस्फाइड का। और PS3, इसके बाद आता है आपका यूजेस ऑफ फॉस्फीन, तो पहला आता है आपका इन होल सिग्नल्स क्या है, समुंदर में जो आपके हाई डेप्थ एरियाज हैं, जहाँ पर डेप्थ बहुत ज्यादा है, तो वहाँ बेचारा कोई छोटी नाव लेके जाएगा तो उसके डूबने के चांसेस ज्यादा है ना, तो उन एरियाज को क्या बना देते हैं कि भाई छोटी ये जो स्टीमर वगैरह लेके ना जाए वहां पर लोग, तो अंदर जाके वो लाइट तो लगा नहीं सकते वहां पर कि लाइट लगा दे और लोग देख के वहां ना जाए, तो उसके लिए टेम्परेरी सॉल्यूशन क्या करते हैं, बड़े बड़े कंटेनर लेते हैं, वो इसमें होल कर देते हैं, ठीक है ना, कंटेनर्स में क्या कर दिया, होल कर दिए, बड़े बड़े कंटेनर्स लेकर, अब उसके अंदर मिक्सचर डाल देते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड का और प्लस कैल्शियम कार्बाइड का, तो ये दोनों जब हाइड्रोलाइज होते हैं तो कैल्शियम फॉस्फाइड तो क्या बनाएगा, फॉस्फीन बनाएगा प्लस थोड़ी सी डाइफॉस्फीन बनाएगा, और कैल्शियम कार्बाइड हाइड्रोलिसिस होकर क्या देगा आपको, इथाइलिन गैस है ना। तो अब जब ये गैस बाहर आएगी तो जैसे ही यहाँ से डाइफॉस्फीन बनेगी, ये बनते ही फायर कैच कर लेगी, और ये फॉस्फीन क्या करेगी, इसको क्या कहते हैं, बर्न करेगी इथाइलिन गैस को, तो उससे क्या होगा, उस एरिया पर हल्की हल्की नीली नीली फ्लेम चलेंगी, तो दूर से स्टीमर को वो नजर आ जाएंगी, तो स्टीमर फिर वहां नहीं जाता, उसके दाएं बाएं से निकल जाता है, समझे। इस तरीके से वो हाई डेप्थ एरियाज को शो करते हैं, समझ में आई बात है, नहीं आया, आगे सर। हाँ देखो, कैल्शियम फॉस्फाइड में वाटर डलेगा तो ये क्या बनाएगा, PH3 प्लस P2H4, यही बनाएगा ना, डाइफॉस्फेन, है ना, तो इससे ये क्या करेगी, फायर कैच कर लेगी जब। अब इसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या बनता है, ये भी आपको पता ही है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस में CaOH2, तो ये जो फायर कैच करेगा आपका डाइफॉस्फेन, ये किसको बर्न कर देगा, इथाइन गैस को, ये कैसे जलेगी, ब्लू फ्लेम की तरह, तो वो एरिया कैसा नजर आएगा, रात में ब्लू ब्लू नजर आएगा, तो छोटे स्टीमर वाले वो वहां नहीं जाते, समझे।
जी। ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर टू warn, to warn about high depth areas, high depth areas in sea, a mixture of uh, the mixture of calcium phosphide and calcium carbide is filled in big tanks, and these tanks are pierced and dropped in high depth water. Due to hydrolysis of calcium phosphide, due to hydrolysis of calcium phosphide, है ना, phosphine is produced along with some diphosphine, which catches fire spontaneously, जिसमें क्या होता है आपका अपने आप ही आग लग जाती है, विच कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली। अब ये फायर जल गई आपकी, अब जो कैल्शियम कार्बाइड से इथाइन रिलीज हुआ है, इस फायर से वो बर्न करने लग जाता है। तो मैं लिख दूं यहाँ पर द कैल्शियम कार्बाइड अपॉन हाइड्रोलाइसिस produces ethane gas. Upon hydrolysis produces ethane gas. This ethane gas catches fire. This ethane gas catches fire due to burning diphosphine. Hence, the ethane gas keeps on burning with blue flame. ठीक है ना। और इस तरीके से क्या होता है उसे एंड दैट एरिया glows with blue flames। तो इस तरीके से सिग्नलिंग हो जाती है कि भैया जहाँ ब्लू ब्लू है वो क्या आपका हाई डेप्थ एरिया है, तो वहां आपको नहीं जाना है। इसके बाद होता है आपका इन मेकिंग स्मोक स्क्रीन। सेकंड यूज होता है इसका इन मेकिंग स्मोक स्क्रीन, है ना। जब दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो जाए तो उनके जो वॉरशिप्स हैं, है ना, वो तो समुद्र के अंदर ही रहेंगे ना। अब भाई शिप कितना बड़ा होता है, बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर नहीं सकता, तो उसको जल्दी से वो खत्म भी कर देंगे मिसाइल वगैरह मार के। तो करता क्या है ये शिप, इनके पास बहुत सारी रॉक्स होते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड की, लेके ही चलते हैं भाई ये, और पाउडर बना देते हैं उसका। अब उस पाउडर को ये अपने चारों ओर पानी में कंटिन्यूअसली डालते रहते हैं। एक ट्रूप की बटालियन पूरी चारों तरफ से इसी काम में लग जाती है। तो होता क्या है
शिप के चारों तरफ एक स्मोक धुआं सा बन जाता है आपका व्हाइट कलर का, तो उस एरिया के अंदर आपके जो लोकेशन है शिप की वो पता नहीं लग पाती उनको, फिर रहता वो वहीं है ना, बट वो उसके लोकेशन नहीं पता लगती। 1-2 किलोमीटर के दायरे में वो फ्यूम्स रहते हैं आपके, तो इससे जो शिप होता है वो आपका प्रोटेक्ट रहता है। समझे? समझ में आई बात आपको ये वाली? है ना, बड़े बड़े तोपें लगी होती हैं छोटी छोटी, जो 2-2 किलोमीटर दूर तक इसको फेंक देती है कैल्शियम फॉस्फाइड को। तो शिप से 2 किलोमीटर दूर चारों तरफ व्हाइट व्हाइट फ्यूम्स के वो बन जाते हैं आपके डेंस क्लाउड से। तो उससे फिर क्या होता है, शिप की लोकेशन पता नहीं लगती। समझे? तो शिप प्रोटेक्टेड रहता है आपका। चलिए, इसके बाद आता है आपका, तो मैं लिख दूं यहाँ पर द वारशिप्स, द वॉरशिप्स थ्रो large rocks of calcium phosphide in sea water. So due to hydrolysis, phosphine is produced with some diphosphine. Hence, P2H4 PH3 catches fire due to diphosphine and produces dense white fumes upon burning। और बर्न करने के दौरान ये क्या प्रोड्यूस करता है? डेंस व्हाइट फ्यूम्स, है ना, which serves as smoke screen, which gets denser and denser to produce smoke screen। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया आपसे, ये वाला क्वेश्चन करो। कंपेयर द बॉन्ड एंगल बिटवीन अमोनिया एंड अमोनियम आयन। ये ले लो, एंड अमोनियम आयन, बताओ किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा है भाई? NH4+ आयन। बोलो किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा लग रहा है? नाइट्रोजन। सर जो NH4+ है उसमें ज्यादा होना चाहिए ना? ज्यादा होना चाहिए, क्यों? एक तो सर NH3 के पास एक तो एक लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, तो रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है ना। और उसमें कोई है नहीं, वो प्रॉपर टेट्राहेड्रल है या पिरामिडल है आपका, है ना। तो NH3 जो है वो पिरामिडल है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन स्ट्रॉन्ग है आपका बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। तो बॉन्ड पेयर थोड़ा क्या करते हैं, क्लोज लाई करते हैं। और NH4+ ये क्या है आपका, प्रॉपर टेट्राहेड्रल है ना। ये क्या है आपका, टेट्राहेड्रल। और ये क्या है आपका, पिरामिडल। तो लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, डिस्टॉर्टेड हो गई, है ना।
तो मैं लिख दूं यहाँ पर ड्यू टू हायर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल, ड्यू टू हायर लोन पेयर बॉन्ड पेयर repulsions, the bond pair lie slightly closer। जो बॉन्ड पेयर होते हैं थोड़े से कैसे लाई करते हैं आपके, क्लोजर लाई करते हैं, है ना, लाई स्लाइटली क्लोजर। hence the bond angle decreases and becomes lesser than 109.28। 109.28 से क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है आपका। और NH4 प्लस में क्या है आपका, NH4 प्लस है ना, इज टेट्राहेड्रल, है ना, इज टेट्राहेड्रल। सो बॉन्ड एंगल इज एग्जैक्टली 109.2। तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है आपका 109.28, समझे। चलो इसके बाद आ गया आपका हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस। मैं लिख दूं यहाँ पर क्लोराइड्स ऑफ फॉस्फोरस, तो इसके अंदर आता है पहले फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये क्या होता है, ऑयली लिक्विड होता है आपका, PCl3, इट इज ए ऑयली लिक्विड। मैं लिख दूं यहाँ पर ऑयली लिक्विड, और शेप तो इसकी पिरामिडल होगी आपकी, है ना, शेप भी क्या होगी इसकी पिरामिडल। पी का ये लोन पेयर ClCl, दिस इज पिरामिड। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर फिर प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नंबर 1, by the action of by mixing excess of white phosphorus and chlorine। यानी कि व्हाइट फास्फोरस क्या है आपका एक्सेस में है। तो जब कभी आपका रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस में होता है ना, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कम होता है, एक्सेस में कौन है P4, तो हमेशा क्या बनेगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड 4PCl3। तो क्लोरीन हो रहा है 12, तो यहाँ हमने कर दिया 6। सेकेंड, बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड ऑन व्हाइट फास्फोरस। सेकेंड, बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 ऑन व्हाइट फास्फोरस पर हम SOCl2 डालें तो भी यही बनता है। कैसे, वो देखो आप यहाँ पर P4 प्लस SOCl2, रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करना। अब देखो फास्फोरस नाइट्रोजन के नीचे है और सल्फर ऑक्सीजन के नीचे है ना, और फास्फोरस से नेक्स्ट क्या है आपका, सल्फर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है आपका, है ना। तो SO2Cl2 कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो अभी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो ये रिड्यूस होगा आपका। तो एक कंपाउंड तो आपका बनेगा PCl3, कुछ सल्फर फ्री हो जाएगा आपका, और कुछ सल्फर आपका क्या बना देगा, सल्फर मोनोक्लोराइड, है ना। क्योंकि क्लोरीन जो है, जब ये SOCl2 टूटेगा तो क्लोरीन सल्फर पे भी अटैक करेगा और फास्फोरस पे भी। तो फास्फोरस का तो बना देगा PCl3, अब क्लोरीन सल्फर को भी तो अटैक करेगा ना। तो सल्फर और क्लोरीन की
इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा डिफरेंस है नहीं, सल्फर इधर है क्लोरीन इधर है, तो क्लोरीन सल्फर को कहां तक ऑक्सीडाइज कर पाता है, सिर्फ +1 तक, इसलिए मैंने यहाँ पर बना दिया सल्फर मोनोक्लोराइड। अब बैलेंसिंग बताना जरा इसकी। बोलो। देखो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, अलग पेन से लिखता हूँ फिर मिटा दूंगा। फास्फोरस का 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। सल्फर का कितना है, +4, तो फास्फोरस +3 हो गया, तो इंक्रीज कितने का हो गया भाई, 3 का। डिक्रीज देखो जरा, सल्फर यहाँ कितना हो गया, +1, तो इंक्रीज है 3 का। अब फास्फोरस है 4, तो टोटल इंक्रीज कितने का हो गया, 12 का, यानी कि फास्फोरस से 12 इलेक्ट्रॉन निकले आपके, है ना। टोटल फास्फोरस से 12 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। अब सल्फर है +4 और सल्फर का मैंने कर दिया +1, यानी कि हर सल्फर को 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, है ना। तो यानी कि एक सल्फर को मैं 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं ना, तो 12 इलेक्ट्रॉन कितनी सल्फर को दूंगा मैं, 4 सल्फर को, इसलिए मैंने इसके आगे क्या कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया। अब 2 करते ही हमारा क्वेश्चन खुल गया। फास्फोरस 4 है, यहाँ 4 कर दिया। क्लोरीन देखो कितना हो गया, 4 3 जा 12 और 2 2 जा 4 16, तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, 8 कर दिया। सल्फर यहाँ 4 है, यहाँ पर 4 कर दिया। समझ आ गई बात। तो ऐसे रिएक्शंस को आपको बैलेंस कर लेना चाहिए बड़े आराम से, इजिली रिएक्शंस आपकी बैलेंस हो जाती है। थोड़ा सा अपना रेडॉक्स वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, बड़े आराम से कंफर्टेबली बैलेंस हो जाती है रिएक्शंस। चलिए इससे आगे चलते हैं। बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, और तीसरा। अच्छा सर, हाँ बोलो। 31 के बाद स्कूल खुल रहे हैं, पक्का है क्या? अभी हाँ, तो कोई अटेंडेंस का चक्कर नहीं है, अटेंडेंस के लिए छूट देंगे वो, ठीक है ना, कि मन करे अरे तो। हमारे स्कूल में आया है कि सैटरडे को स्कूल आओ, बोर्ड के वो पेपर साइन करो एंड कंसेंट सबमिशन फॉर टू सेंड योर स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्टूबर 31st। हाँ, तो उसमें बच्चों को ऑप्शन दे दिया है कि आपका मन करे तो आप स्कूल आ सकते हैं और मन करे तो आप ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं। अटेंडेंस का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और बाकी जो प्रैक्टिकल वगैरह है वो तो आपको करने जाना ही है। स्कूल आओ। अटेंडेंस का कंपल्सन नहीं होगा, ठीक है ना। और सर लेकिन फोर्स तो नहीं कर सकते ना कि स्कूल आना पड़ेगा तुम्हें, मतलब कि अगर खोल रहे हैं। वो फोर्स नहीं कर सकते। और वो भी सिर्फ हुआ है आपका 9th 10th 11th 12th के लिए, ठीक है ना। 8वीं क्लास तक को तो बुला ही नहीं रहे, मिडिल तक। जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वालों को बुला रहे हैं उनके लिए, वो भी ऑप्शनल है। उनका मन करे तो वो स्कूल आ सकते हैं, अदरवाइज जैसा ऑनलाइन चल रहा है वैसे ही चला सकते हैं वो। फिलहाल तो ये गाइडलाइंस हैं अभी। ठीक है। चलो इसके बाद आता है आपका बाय हीटिंग PCl5 को गर्म करके। थर्ड, बाय हीटिंग PCl5, तो PCl5 को मैं गर्म कर दूं तो ये टूट जाता है। वो हमने पढ़ी रखा है 11th में, है ना। इसमें 2 एक्सियल बॉन्ड है, तो PCl3 + Cl2। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में तो वही रिएक्शन है इसकी 1 2। तो पहला लिख दो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में ही हाइड्रोलाइसिस, PCl3 में मैंने पानी डाल दिया, तो ये कैसे टूटेगा आपका, हाइड्रोजन के साथ क्या लगेगा, क्लोरीन। अब हाइड्रोजन देखो 2 है और क्लोरीन कितनी है, 3, तो इसको डबल किया, ये 6 हो गया आपका। सर H3PO3 + HCl बन जाएगा इसमें। और बस बढ़िया, फिर समझाने की जरूरत ही क्या, सीधा लिख देता मैं डायरेक्टली यहाँ पर वो H3PO3 मैं में रिवाइज कर रहा प्लस में था ना सारा, तो है ना। तो 3 OH लगाए हैं आपने, तो यहाँ पर क्या कर दिया आपने 3, ठीक है ना। ये हो गया आपका हाइड्रोलाइसिस इसका। और ये क्या करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बताओ। OH ग्रुप को रिप्लेस करता है ना, हाँ OH जी। ग्रुप को तो रिप्लेस करता है। तो अगर इसे हम अल्कोहल में डाल दें
CH3 CH2 OH प्लस PCl3, बोलो क्या प्रोडक्ट आएगा इधर? बोलो। सर इसमें ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl प्लस H3PO3। और क्या, क्योंकि ये क्या करेगा, Cl माइनस OH को रिप्लेस करेगा ना, तो 3 OH आपने हटाए हैं यहाँ से, तो उसको 3 कर दो, हो गया। ठीक है एक ना? सेकंड सर, सर को कॉल आ रहा है, एक सेकंड। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आराम से बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। बताओ इसमें क्या बनेगा? बोलो। सर इसमें ये बन जाएगा CH3CO Cl हम्म। और वही H3PO3। इसके बाद आता है PCl5। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताने में कोई दिक्कत नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसके अंदर PCl3 में? sp3 ना, जी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही तो है। चलिए, इसके बाद आता है PCl5। अब PCl5 के मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडरवाल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए क्या होता है, ये सॉलिड होता है, तो इट इज ए सॉलिड पाउडर। ठीक है ना? इट इज ए येलो वाइट पाउडर, वैक्सी पाउडर, थोड़ा सा वैक्स टाइप का होता है ये। ठीक है ना? और प्रिपरेशन लिखते हैं इसकी, प्रिपरेशन। तो पहला काम PCl3 को ऑक्सीडाइज कर दें, तो फर्स्ट आ गया आपका बाई द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन PCl3। तो PCl3 को Cl2 के साथ में गर्म कर दूं, तो क्या बना के दे देगा हमें ये PCl5। सेकेंड मेथड, बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूराइल क्लोराइड, बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फोनाइल नहीं सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ऑन व्हाइट फास्फोरस, ऑन व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस ही रिएक्टिव होता है ना, तो उससे ही बनाए जाते हैं PCl5 और PCl3। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर P4 और प्लस में SO2Cl2। तो SO2 को तो मैं फ्री कर दूं, और प्लस में 4 है ये, तो PCl5। तो क्लोरीन हो गया 20, तो यहाँ कितना कर दूं मैं 10, ये हो गया 10SO2। और थर्ड, बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस, बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस इन एक्सेस ऑफ क्लोरीन। तो जब कभी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा लेते हैं, तो हमेशा क्या बनता है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड। तो इसलिए क्या बन जाएगा ये PCl5, 4 5 जा 20 है ना, ये 10Cl2 ये बन गया। तो PCl5 की शेप तो आपको पता ही है ना, ये तो 11th में हमने खूब करी है। ये 2 एक्सियल बॉन्ड हैं और 3 क्या है आपके, इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो अब क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड वीक होता है, इसलिए गर्म करने पे टूट जाता है ये। तो PCl5 इज ए वेरी गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट है ना। चलो, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। चलो पहले हाइड्रोलाइसिस करो इसका।
हाइड्रोलाइसिस। PCl5 में वाटर डालो, क्या बनेगा? सबसे पहले देखो इसमें दो एक्सियली बॉन्डेड क्लोरीन है, पहले तो वो दोनों ही हटेंगे ना आपकी। तो PCl3 बच गया। PCl3 ऑक्सीजन को लोन पे कर POCl3 बना देगा और प्लस में ट्वाइस ऑफ HCl। अब फिर से फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड फिर से वाटर से रिएक्ट करेगा। अब Cl- हटेगा और OH लगेगा, तो तीनों क्लोरीन की जगह 3 OH लगा दूंगा मैं, तो इसलिए इसको 3 कर लिया। तो ये क्या हो गया? थ्राइस ऑफ HCl प्लस में 3 OH लग गए, तो H3 और P है यहाँ पर O3, और O कितना हो जाएगा आपका 4। एक O तो पहले से भी है ना, 3 क्लोरीन की जगह 3 OH आके लग गए आपके। अब इनको हम ऐड कर देते हैं, तो टोटल क्या हो गया? POCl3 से POCl3 कट गया, ये हो गया PCl5 प्लस 4H2O से ये बन गया 5HCl और प्लस में ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ये बन गया हाइड्रोलिसिस हो गया, है ना। तो जब मॉइस्चर की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड में। फिर अगली बात आती है यहाँ पर इसकी वही केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में अल्कोहल में डाल दो इसको, CH3CH2OH। बताओ यहाँ क्या बनेगा, बोलो। सर वो CH3 अरे यार, 2 क्लोरीन CH3CL ये हो गया, हाँ, प्लस एक H के साथ Cl निकलेगा, है ना। और HCl क्या और बन गया आपका? COCl3। फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। सेम ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ प्लस में PCl5, वही काम, एक H के साथ Cl बना लेगा अपना ये, और एक O को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, PCl3 POCl3 बना देगा, और H और POCl, और प्लस में क्या बन गया? ये एल्केनॉइल हैलाइड बन गया, COCl। इसके बाद आता है ना। और अब मैं लिख दूं यहाँ पर PCl5 is a very good chlorinating agent. PCl5 is a very good chlorinating agent because upon heating it produces या it loses, upon heating it loses 2 chlorine atoms, है ना, which are axially bonded, जो कि क्या है आपके एक्सियली बॉन्डेड है, उनको लूज कर देता है ये। तो PCl5 हमेशा टूटेगा किस में? PCl3 और प्लस में ट्वाइस ऑफ Cl। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे अगर मैं 10 और इसकी रिएक्शन कराऊंगा, 3 प्लस में PCl5, तो PCl5 तो बना देगा PCl3 और 2 क्लोरीन रिलीज कर देगा। 3 तो कार्बन की फैमिली का है, और ये क्या शो करना पसंद करेगा? +4, है ना। तो 4 क्लोरीन चाहिए मुझे, तो इसको डबल कर दिया, इसको डबल हो गई, 4 क्लोरीन फ्री आपकी, ठीक है ना। एक PCl5 से 2 क्लोरीन और दूसरे PCl5 से भी 2 क्लोरीन, तो बन गया SnCl4। 2 PCl5 ले लिए मैंने यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही मान लो इसके साथ Ag के साथ, Ag प्लस में PCl5, तो ये तो पहले बना देगा PCl3 और 2 क्लोरीन लूज करेगा, तो उसके लिए मैं 2 सिल्वर रख लूं, ट्वाइस ऑफ AgCl, ठीक है ना। अब इसकी शेप जो आती है PCl5, है ना, यही बनाई थी हमने कहीं,
शेप में लिख दूं इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 3D शेप है इस मॉलिक्यूल की। और इसके अंदर जो आपके एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो लॉन्गर है, वो आपको पता ही है ना, बिकॉज एन एक्सियल बॉन्ड इज रिपेल्ड बाय 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स, है ना। और इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे क्यों है, क्योंकि वो 2 एक्सियल बॉन्ड से रिपेल होते हैं खाली। अब मुझे बताओ PCl5 लुईस एसिड है कि नहीं है, बोलो। PCl5 लुईस एसिड है या नहीं? सर इसके पास तो एम्प्टी है ना वो, डी ऑर्बिटल खाली है तो वहां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर सकता है, ये होगा ना एब्जॉर्ब कर सकता है ना, तो इसलिए क्या है, लुईस एसिड है ये आपका, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर PCl5 इज ए वेरी गुड लुईस एसिड। PCl5 is a very good Lewis acid, है ना, because in it the phosphorus atom, in each the phosphorus atom possess vacant d orbitals, ठीक है ना। So it can absorb extra electron density, so it can absorb or accommodate lone pair, है ना, accommodate lone pair। तो इसलिए क्या होगा, जब सॉलिड स्टेट होगी तो PCl5 और PCl5 क्या होंगे, बहुत क्लोज होंगे आपस में, है ना, एज सॉलिड स्टेट आपकी। तो एक PCl5 से क्या कर लेगा, ये Cl- को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या बना देगा ये PCl4+ और PCl6-, है ना। तो सॉलिड स्टेट में भी क्या आ रहे हैं, इसके अंदर आयन एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, इसलिए क्या कर देगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर सो PCl5 being a Lewis acid accepts chloride ion from adjacent PCl5 molecule and exists as, and hence it exists as an ionic solid, ये एग्जिस्ट करता है एक आयनिक सॉलिड की तरह, ठीक है ना। और hence it conducts electricity in a solid state, hence it conducts electricity in solid state, इसीलिए सॉलिड स्टेट में क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछ लेगा आपका, व्हाई PCl5 कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, तो आपको लिख देना है लुईस एसिड है, इसलिए एडजेसेंट PCl5 से ये एक हैलाइड आयन को एक्सेप्ट करके PCl6- और PCl4+ बना देता है, ठीक है। और ऐसे ही आपका ये जो HCl बनता है ना, यहाँ भी HCl बन रहा है, देखो, जब PCl5 को हाइड्रोलाइज किया और PCl3 को भी हाइड्रोलाइज किया, तो दोनों ही HCl बनाएंगे। और HCl के फ्यूम्स क्या होते हैं, व्हाइट फ्यूम्स होते हैं आपके यहाँ, हल्के हल्के व्हाइट फ्यूम्स। तो मैं लिख दूं यहाँ पर अगली बात, PCl3 एंड PCl5, है ना, फ्यूम इन
fume in moisture because upon hydrolysis it produces fumes of HCl। ठीक है ना, HCl क्या बनते हैं आपके, फ्यूम्स बनते हैं इसलिए। और तो क्या PCl5 में पांचों बॉन्ड सेम है, आप कहोगे नहीं जी सेम नहीं है, 2 एक्सियल है और 3 इक्वेटोरियल है ना, एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर, इक्वेटोरियल बॉन्ड आपका छोटे वाला है, तो बिल्कुल भी नहीं है आपके वो। चलो एक रिएक्शन लिखो इसकी PCl5 की हैवी वाटर से, ये रिएक्शन लिखना PCl5 प्लस हैवी वाटर क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है ना। तो ये हो गया आपका PCl5 प्लस D2O। बोलो क्या बनेगा इधर, ड्यूटेरियम कुछ नहीं है, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, तो हाइड्रोजन की तरह ही ट्रीट करो इसको। बोलो नहीं सर, आप ही बता अरे दो। इसमें क्या है यार, अभी पीछे तो किया था हमने, पहले क्या निकल जाएंगे, 2 DCl निकल जाएंगे और प्लस में क्या बन जाएगा POCl3। भाई हाइड्रोजन ही तो है, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन ही तो है, केमिकल प्रॉपर्टीज तो वैसी होंगे ना बिल्कुल एकदम। फिर ये जो POCl3 है ये फिर DOD से D2O से रिएक्ट कर जाएगा आपका। तो अब की बार Cl माइनस को कौन रिप्लेस करेगा, OD। तो ये क्या बन गया आपका D3PO4 ड्यूट्रोफॉस्फोरिक एसिड और प्लस में D3 है ना, और थ्राइस ऑफ DCl। अब मैं ऐड कर दूं इन दोनों स्टेप्स को यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका PCl5 प्लस 4D2O से बन जाएगा 5DCl, इससे बनेगा आपका 5DCl प्लस D3PO4। इसको क्या बोल दूं मैं, ड्यूट्रोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है ना, और हैवी वाटर पता है, ये ड्यूट्रोक्लोराइड हो गया आपका, बस वाटर की तरह रिएक्ट कर रहा था खाली ये। इसके बाद आता है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो इसके अंदर क्या होता है आपका, सबसे पहले पकड़ो हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये होता है आपका H3PO2। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो P डबल बॉन्ड O OH, ठीक है ना, और 2 HH बॉन्ड। तो अब आती है इसकी प्रिपरेशन, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई 1, तो ये क्या हो गया आपका मोनो बेसिक है ना, एक ही आयनाइजेबल हाइड्रोजन है इसके पास, तो ये हो गया मोनो बेसिक। प्रिपरेशन लिख देता हूं मैं यहाँ पर, प्रिपरेशन हमने अभी रिएक्शन करी थी एक T4 प्लस में H2O और प्लस में NaOH, और ये क्या बनता है, एक बार रिड्यूस होकर बनता है फॉस्फिन, और फिर बना देता है आपका थ्राइस ऑफ NaH2PO2 है ना। अब ये जो है आपका थ्राइस ऑफ NaH2PO2, इसका क्या कर देते हैं हाइड्रोलाइसिस, तो H प्लस जाके यहाँ लग जाता है और ये बन गया H3PO2 और प्लस में थ्राइस ऑफ NaOH, ये बन गया आपका। ठीक है ना, तो दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर एक तरीके से प्रोडक्ट। लेकिन इस रिएक्शन को ऐसे लिखना ही अच्छा है,
ऐड करना अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा है फास्फोरस तो वाटर से रिएक्ट नहीं करता है ना, वो तो किससे रिएक्ट करता है? NaOH से। तो NaOH के लिए तो हमें वाटर चाहिए ना। तो ये हो गया इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब दूसरी बात देखो, अगर इसका स्ट्रक्चर को मैं ध्यान से देखूं तो इसके अंदर दो दो फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस वजह से क्या कर सकता है, ये हाइड्रोजन को लूज कर सकता है। तो मैं लिख दूं यहाँ पर H3PO3, सॉरी H3PO2 is strongest reducing agent. H3PO2 is strongest reducing agent because it has two pH bond, which easily decompose to present hydrogen, decompose to produce dihydrogen, डाइहाइड्रोजन। इस वजह से क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिएक्शन देखो, इस कंफर्मेशन के लिए आपका मैंने यहाँ पर डाल दिया AgNO3 और प्लस में लिख लिया H3PO2। तो बात थी सिल्वर के रिडक्शन की, तो सिल्वर को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा ये, और खुद क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए लानी पड़ेगी मुझे ऑक्सीजन। तो H3PO2 का क्या बना दिया मैंने, H3PO4, क्योंकि जब वाटर से H+ आएगा और यहाँ से क्या आएगा HNO3, तो HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसलिए मैंने क्या किया, इस फास्फोरस को +1 से +5 में ऑक्सीडाइज कर दिया, और अब सिल्वर रिड्यूस हो गया आपका। तो देखो फास्फोरस बेटा यहाँ पर कितना है, +1, और यहाँ कितना हो चुका है, +5, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस ने लूज करे हैं। ये चारों इलेक्ट्रॉन मैं किसको दे दूंगा, 4 सिल्वर को। तो 4 सिल्वर यहाँ से क्या हो गया आपका फ्री। अब क्या बच गया, 4 नाइट्रेट आयन बच गए आपके। तो नाइट्रेट आयन के साथ क्या लगा दूंगा मैं, सॉल्यूशन से H+, है ना, ये आपका नाइट्रेट आयन बच गया आपका। और बस अब क्या कहते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस कर दो। तो सिल्वर तो बैलेंस है ही, ऑक्सीजन HNO3 4 कर दो, नाइट्रोजन यहाँ 4 है, तो ऑक्सीजन हो गया 4 3 जा 12 और 4 16, तो 4 3 जा 12 और 2 14 और 2 16, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई आपकी। इसके बाद आता है आपका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ये हो गया आपका, यहीं पर लिखता हूं मैं दूसरा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ये क्या होता है आपका, H4P2O6, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ये कैसे प्रिपेयर होता है आपका, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस प्लस अल्कली। लेकिन देखो मैं फास्फोरस यहाँ डबल चाहिए, तो पहले इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं यहाँ पर, P डबल बॉन्ड, और P डबल बॉन्ड होते ही जरूर करना ही करना है आपको ऑक्सी एसिड्स में। 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी OH कर दिया, यहाँ पर भी OH कर दिया। फास्फोरस कितना हो गया आपका, 4 4, तो 3 3, तो ये हो चुका आपका। ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन अभी बची हुई है आपकी, और हाइड्रोजन भी बची हुई है आपकी। तो क्या करो, इसके अंदर OH बॉन्ड, एक तो फास्फोरस के बीच का बॉन्ड बना दिया, इसको तो हम काउंट करेंगे नहीं, और यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH। ऑक्सीजन 6 हो गया आपका, हो गया फास्फोरस 2 हो गया, हाइड्रोजन आपका 4 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, डाई बेसिक हो गया आपका, ठीक है ना। और ये रिड्यूसिंग एजेंट तो आपका है, ठीक है ना। अब लिखो इसके बाद क्या हो गया, टेट्रा बेसिक ना, दिस इज टेट्रा बेसिक इन नेचर।
प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में यहाँ रेड फॉस्फोरस यूज कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हीट करके बनाते हैं ना, तो व्हाइट फॉस्फोरस तो बाहर एटमॉस्फेयर में लाते ही फायर कैच कर लेगा, पहले ऑक्साइड बना देगा अपना, इसलिए रेड फॉस्फोरस। तो इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेड फॉस्फोरस, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेड फॉस्फोरस by the action of oxidizers, by the action of NaOCl, है ना। ये क्या आपका सोडियम ऑक्सोक्लोराइड, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। तो ये हो गया आपका P4, नीचे मैं लिख दूँ रेड, और प्लस में NaOCl डाल दो, NaOCl, और फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करके हमें बनाना है। यहाँ पर मैं लिख दूं, यहाँ पर H4P2O6, तो फास्फोरस 4 है तो इसको डबल कर दिया, तो हाइड्रोजन कितना लेके आ रहा हूँ मैं, 8 लेके आ रहा हूँ, है ना, और ऑक्सीजन कितनी हो गई, 12 हो गई आपकी। तो प्लस में मैंने डाल दिया 8 4H2O, प्लस में 4H2O, ठीक है ना। तो 8 हाइड्रोजन आ गई आपकी, और ऑक्सीजन कितनी आई है आपकी भाई, 4, तो 2 मुझे यहाँ से लानी पड़ेगी, 2 मैं यहाँ से ले आया, और 2 NaCl को क्या कर दूं मैं, फ्री कर दूं। ऑक्सीजन काउंट करो, 4 और 2 6, 4 और 2 6, है ना, और यहाँ कितना हो गया आपका, अच्छा ठीक है, बनेगा तो यही, इसका भी ऑक्सीजन, इसका भी, और इसका हाइड्रोजन तो यहाँ यूज हो गया H4P2A6 प्लस ट्वाइस ऑफ Na, है ना। तो इसको P2 कर दो, अब ये P4 कर रखा है ना, तो इन सबको डबल करते चले जाओ, ये 2 हो गया आपका, 6 2 जा 12, और ये हो गया 2, और प्लस में NaCl कितना कर लो आप, 4 कर लो, ठीक है ना, और यहाँ से तो 4 ऑक्सीजन ले आया मैं, अब ऑक्सीजन हो गई 2 6 जा 12, 4 यहाँ से आ गई, तो 8 यहाँ से हो गया, प्लस में 8H2, तो कितना हो गया आपका ये, प्लस में 4 NaCl, है ना, ये 4 हो गया, 4 NaCl, 4 ऑक्सीजन, ये 8 और 4 12, 6 दूनी 12, हाँ ये बन गया, ठीक है भाई। देखो जरा रिएक्शन, ये जो ऑक्सीक्लोराइड होते हैं ना, ये क्या होते हैं, बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, समझ गया रिएक्शन को। ये जो NaOCl है ना, ये भी टूट के NaCl प्लस O देता है, तो उस O को मैंने यहाँ यूज कर लिया, तो ये भी क्या होता है आपका, एक टेट्रा बेसिक एसिड है। इसके बाद आता है आपका ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ये क्या होता है आपका, H3PO3 स्ट्रक्चर देखें तो P डबल बॉन्ड O, OH OH और एक H, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया आपका। और बनेगा कैसे ये, तो ये क्या हो गया, डाई बेसिक हो गया ना, यहाँ पर आप लिख दो डाई बेसिक, और बनेगा कैसे, PCl3 में क्या डाल दो, वाटर डाल दो, HOH थ्राइस डाल दिया, ये हो गया थ्राइस ऑफ HCl प्लस में H3PO3। इसके बाद लिखोगे ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, इसके बाद आएगा ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ये क्या होता है, H3PO4, तो ये हमने अभी बनाया PCl5 का हाइड्रोलिसिस करके, तो P डबल बॉन्ड O OH OH और OH, 3 प्रोटॉन दे सकता है ये, तो ये क्या हुआ आपका ट्राई बेसिक। और इसके लिए क्या किया था हमने, PCl5 का हाइड्रोलिसिस कर दिया था, PCl5 प्लस में 4H2O, ये बन रहा था 5HCl प्लस में H3PO4, ये बन गया आपका। इसके बाद आता है आपका
पायरो, पायरो का मतलब होता है हीट करके बनाना, ठीक है ना, पायरो का मतलब हीट। तो पहले आता है आपका पायरो फॉस्फोरस एसिड, पायरो फॉस्फोरस एसिड, ये होता है H4P2O5। स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका पहले, तो ये हो गया P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन 5 है, दोनों के साथ दो दो OH मैं यहाँ लगाता हूँ, यहाँ भी दोनों के साथ दो दो OH लगाता हूँ। तो ऑक्सीजन कितना हो गया भाई, 3 और 3 6 हो गई, तो ऐसे नहीं आएगा ये, तो एक ऑक्सीजन में बीच में डाल दूँ और यहाँ पर मैं H लिख दूँ, तो बेसिसिटी कितनी हुई 2, तो मैं लिख दूँ यहाँ पर डाई बेसिक, ठीक है ना। तो H4P2O5, तो असल में क्या है, ये आपके एनहाइड्राइड है। तो देखो इसको हीट कर दो आप, ट्वाइस ऑफ H3PO3, है ना। इसमें से क्या हटा दो आप, एक वाटर हटा दो, तो 2 हाइड्रोजन हटाई आपने, तो हाइड्रोजन कितनी बच गई 4, फास्फोरस 2 ही है, और एक ऑक्सीजन आपने हटाई है, तो बन गया P5, है ना। हीट करने पर ये बन जाता है आपका। ऐसे ही आता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, सिमिलरली आता है आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसके अंदर क्या होगा भाई, हाइड्रोलाइसिस कर दोगे ना इसका भी, देखो पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये हो जाएगा आपका H4P2O7। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट, इसको वीडियो को पॉज कर दूँ, एक सेकंड रुकिए खाली बस। देखो मैं लिख देता हूँ यहीं पर, स्ट्रक्चर तो बनी, स्ट्रक्चर इसका बनाना है ना, पहले इसकी प्रिपरेशन ही कर लो, डिहाइड्रेशन कर लो। ट्वाइस ऑफ H3PO4 को हीट कर दो, वाटर हट गया, और प्लस में क्या बन गया ये H4P2O7, देख लो ऑक्सीजन 8 है, एक कम कर दी, हाइड्रोजन 6 है, 2 कम कर दिए, है ना। तो इनको बोलते हैं एनहाइड्राइड, इसलिए बोला जाता है इनको पायरो। पायरो का मतलब हीट करके बनाए गए हैं ये, ठीक है ना। स्ट्रक्चर बना दो इसका, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड OH, और एक और OH यहाँ पर आ जाएंगे आपके, तो क्या हो गई, बेसिसिटी 4 हो गई ना, तो ये हो गया टेट्रा बेसिक। एक और रह गया आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसे भी जो खत्म करो। इसके बाद आता है आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसकी 2 फॉर्म होती है, HPO3N, और एक और होती है इसकी HPO3 थ्राइस। तो ये आपका ट्राइमर होता है आपका, है ना, 3 मॉलिक्यूल एक साथ होते हैं, और ये जो फॉर्म होती है पॉलीमेरिक फॉर्म होती है। तो बनाते कैसे हैं इसको, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को ऑक्सीडाइज करके, ये हो गया आपका H3PO3, और प्लस में ब्रोमीन डाल दी हमने यहाँ पर, तो इसको 3 कर दिया, और इसको 3, तो ये हो गया 6HBr, और प्लस में बन गया HPO3 थ्राइस, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन गया ना ये आपका, है ना। तो ये देखो, ये तो बन गया आपका ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो ये साइक्लिक होता है आपका, तो साइक्लिक में शेप ऐसे बना दोगे इसकी, PO, बेंजीन की तरह, POP और O, ये हर P के साथ एक डबल बॉन्ड O है, एक OH है, डबल बॉन्ड O है, एक OH है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, और एक क्या है आपका OH है, ठीक है ना। ये बन गया आपका साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसको बोलते हैं साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और एक इसकी पॉलीमेरिक फॉर्म बनानी है ना, तो पॉलीमेरिक फॉर्म में कैसे बनाना है, P डबल बॉन्ड O, और यहीं पर OH कर दो, और यहाँ पर आपने कर दिया है, यहाँ पर OH हो गया आपका, है ना, और यहाँ पर O, देखो HPO3 ऐसे बना होता है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, जो एक मैंने सिंगल रखा है ना, अभी बताऊंगा कैसे, ये रहा, और OH,
और ये O का डबल बॉन्ड है, मैं तोड़ के सिंगल कर रहा हूँ इसको। ऐसे ही P डबल बॉन्ड O, OH और ये। तो जब सिंगल करोगे तो यहाँ से भी डॉट आएगा, यहाँ से भी डॉट, यहाँ पर भी डॉट आएगा और यहाँ पर भी डॉट है ना, यहाँ पर भी डॉट, यहाँ पर भी डॉट। तो ऐसे ये कंबाइन होते चले जाएंगे आपके। थोड़ा सा नीचे कर दो, सिमेट्रिकल लगेगा ज्यादा। ये ऐसे POP, ये ऐसे लिंक कर गया, ये ऐसे। तो ये क्या हो गया, इसकी पॉलीमेरिक फॉर्म, ठीक है ना। ये हो गया मेटा फोस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। वो साइक्लो वाला हो गया, ये नॉर्मल मेटाफॉस्फोरिक एसिड हो गया, लीनियर वाला, है ना। एन टाइम्स आपका, समझ गए है भाई? जी चलो ठीक है, अब ग्रुप 16 नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा तुम्हें, ठीक है। ठीक है। ओके।